नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। जुलाई महीने का ये हमारा चौथा पार्ट है। इस पार्ट का पीडीएफ फाइल और अदर जितनी भी वीडियोस हमने डिस्कस की हैं उन सभी का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप इन सबको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जिसे मीसा कहते हैं और DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत 15 दिनों से अधिक तक कैद में रहे लोगों को कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। देखो ये हिमाचल की बात हो रही है, तो हिमाचल में 8,000 रुपया उन लोगों को दिया जाएगा। 15 दिन तक कैद में रहे लोगों को कितना दिया जाएगा? 8,000 रुपया। और 15 दिन से अधिक अवधि तक जो लोग रहे हैं उनको 12,000 रुपया दिया जाएगा। 12,000 ये अमाउंट जो है वो एवरी मंथ दिया जाएगा, मतलब जो है प्रति माह दिया जाएगा ये अमाउंट। जो लोग मीसा और DIR डिफेंस ऑफ रूल इंडिया के तहत जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब वो जेल में रहे थे। अब यहाँ से कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि पहले भी इस क्वेश्चन को हम याद कर चुके हैं, आपको पता है, पढ़ चुके हैं इसको पहले भी, परंतु कुछ चीज़ें हमने पहले यहाँ से डिस्कस नहीं की थी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये आती है कि इमरजेंसी कब लगी। तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच में जो था वो इमरजेंसी लगी थी। ये इमरजेंसी का दौर था जब इमरजेंसी लगाई गई थी। और अब हिमाचल सरकार 8,000 रुपया उन लोगों को दे रही है जो 15 दिनों तक जो है वो जेल में रहे हैं। अब यहाँ से आप मीसा की फुल फॉर्म भी याद रखिए। अब ये जो मीसा है इसकी क्या फुल फॉर्म है? देखो मीसा की जो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ये मीसा की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो मीसा की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। मीसा की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इतनी जानकारी अगर आप यहाँ से याद रखेंगे तो काफ़ी है ये जानकारी फिलहाल के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट पोजीशन अंडर द दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत किस पंचायत को देश भर में प्रथम स्थान मिला है? ये बात हो रही है हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करेंगे तो कौन सी ये पंचायत हो सकती है? देखो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा जिला है हमीरपुर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर को जो है वो दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद की देश भर में अच्छी स्पर्धा के लिए जो है वो प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये आप यहाँ से याद रखिए। अब एक और चीज़ जो आपको यहाँ से याद रखनी है वो क्या है कि देश भर की जो है 629 जिलों को जो है वो पीछे रखकर मतलब हमीरपुर जो है उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये एक अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता है कुछ दिन पहले ही हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ई पंचायत से रिलेटेड। तो ई पंचायत का सारा डाटा ऑनलाइन करने वाला जो है हिमाचल पहला राज्य भी बना है। हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ पंचायतें हैं 3226। 3226 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली हैं। ये आप याद रखिएगा, पंचायतें कितनी हैं हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पंचायतें हिमाचल प्रदेश में कितनी है। अब हमीरपुर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ दिन पहले डिस्कस हुआ था वो था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो नदौन जो कि हमीरपुर में पड़ता है, तो नदौन पुलिस स्टेशन को जो था वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के या फिर देश भर में जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में घोषित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, ई पंचायत से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड और हमीरपुर से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे क्योंकि ये लास्ट टाइम भी गिराज में डिस्कस हुए थे और हम डिस्कस भी करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजड़ी मल्हार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुंजड़ी मल्हार किससे संबंध रखता है? ये जो कुंजली मल्हार है ये संबंध रखता है सॉन्ग से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन के बारे में क्यों बात हो रही है, कुंजड़ी मल्हार के बारे में क्यों न्यूज़पेपर में आया था? न्यूज़पेपर में इसलिए आया था क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एकता और भाईचारे का प्रतीक एक मेला है जिसका नाम है मिंजर मेला।
तो मिंजर मेला इस बार कैंसिल हो गया है, आपको पता है। और मिंजर मेले में ही ये गाना गाया जाता है, कुंजड़ी मल्हार गाना। अगर आप बात करेंगे कि कुंजड़ी मल्हार गाना एक्चुअली में है क्या, देखो कुंजड़ी मल्हार जो है वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित चंबा का वह लोकगीत है जिसमें बरसात के मौसम में मिंजर में ही ये गाया जाता है। बरसात का मौसम होता है, मिंजर के टाइम में इसको गाया जाता है। अब देखो मिंजर मेला भी बंद हो गया है, मिंजर मेला इस बार के लिए कैंसिल कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। यहाँ से मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। एक तो हरिराय मंदिर आप याद रखिएगा, हरिराय मंदिर जो है वो चौगान ग्राउंड के नज़दीक ही स्थित है, जो चंबा में स्थित है। अब ये जो मिंजर मेला होता है इसमें पहले दिन भगवान रघुवीर जी की रथ यात्रा जो है वो निकलती है, और भगवान रघुवीर जी की जो रथ यात्रा होती है इसे रस्सियों से खींचकर चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान तक लाया जाता है, जहां से इस मेले का आगाज होता है। और भगवान रघुवीर जी के साथ आसपास के लगभग 200 से ज़्यादा देवी देवताएं जो है वहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले जो है वो मिर्जा परिवार के द्वारा ही मिंजर भेंट किया जाता है, परंतु देखो अब ये काम प्रशासन के द्वारा भी किया जाता है। मिंजर मेले की जो मुख्य शोभा यात्रा होती है वो अखंड चंडी से चौगान से होते हुए रावी नदी के किनारे तक पहुंचती है, और यहाँ पर मिंजर के साथ जो है वो लाल कपड़े में नारियल को लपेटा जाता है, उसमें 1 रुपया और फल मिठाई आदि प्रभावित जो है वो रावी नदी में किए जाते हैं। ये आप याद रखिएगा मिंजर मेले के बारे में। मिंजर एक इम्पॉर्टेंट मेला है हिमाचल प्रदेश का, मिंजर मेले के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मिंजर मेला लगता कब है ये 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, और 3-4 दिन हमने कंटिन्यूसली इसको रिवाइज किया है अपनी वीडियोस में। तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि मिंजर मेला कब लगता है। जिन लोगों को आता है वो कमेंट करके बता दीजिए, और जिनको नहीं आता है वो कमेंट पढ़ लीजिए और वहाँ से उनको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट नेचुरल फार्मिंग इज डेवलप्ड एट लार्ज स्केल। तो कुल्लू जिले में किस परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो एक प्रोजेक्ट है आत्मा प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आत्मा प्रोजेक्ट के तहत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में प्राकृतिक खेती को जो है वो अच्छी तरह से बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। देखो प्राकृतिक खेती के बारे में बात होती है, ये जो प्राकृतिक विधि है खेती को करने की, मतलब प्राकृतिक तरीके से खेती की जाती है, इसका विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका विकास सुभाष पालेकर एक विशेषज्ञ थे, कृषि विशेषज्ञ, इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया या इसकी खोज की गई। उन्होंने क्या किया था, इस टेक्निक में होता क्या है, जितने भी रासायनिक खाद होती है, कीटनाशक होते हैं या रसायन होते हैं, उनका खेती में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। खेती में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं उनमें गाय का गोबर होता है, गाय का गोमूत्र होता है, देसी गाय जो होती है, और वहीं से प्राकृतिक सामग्रियां बनाई जाती हैं और खाद के रूप में भी तैयार की जाती हैं, कीटनाशक के रूप में भी तैयार की जाती हैं, जो कि फसल के लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करती हैं। कुछ और भी फल हो गए, जैसे नीम का पौधा हो गया, उनको भी वहाँ पर मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक तरीका समझिए, आपकी प्राकृतिक तरीके से खेती की जाएगी। सुभाष पालेकर नाम भी याद रखिएगा। अभी हिमाचल जो है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है कि हम प्राकृतिक खेती में काफ़ी छलांग लगाएंगे, काफ़ी आगे तक जाएंगे। तो प्राकृतिक खेती इसलिए भी न्यूज़ में रहती है। 2-3 दिन पहले ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश ने कब तक प्राकृतिक खेती करने वाला प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 2022 तक के लक्ष्य रखा है कि हम प्राकृतिक खेती करने वाला प्रदेश जो है वो बन जाएंगे। ये टारगेट हिमाचल के द्वारा सेट किया गया है एक। अब ये जो आत्मा प्रोजेक्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये इसकी फुल फॉर्म है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेगा आत्मा प्रोजेक्ट की। पूछी तो नहीं जा सकती, परंतु फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद होनी चाहिए। कहीं पर पूछ ली जाए तो आपको फिर हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह लाइन। तो भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह लाइन का सर्वे हो रहा है, तभी ये न्यूज़ में आया था। हिमाचल करंट अफेयर बूस्टर में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। तो उसकी लंबाई कितनी है। ये जो भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह मार्ग है, इसकी लंबाई जो है वो है 475 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखो ये जो भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह मार्ग है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो भानुपल्ली मनाली लेह लाइन जो है इसका सर्वे किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जो है वो सैटेलाइट इमेज प्रणाली के द्वारा जो है वो 22 सर्वे इसके करवाए। 22 सर्वे इसके करवाए। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन होगी ये, और इसमें 30 रेलवे स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी तक ये प्रस्ताव
रखा गया है। अब देखो, जब बात इन रेलवे लाइंस की होती है तो आपको पता है कालका शिमला रेलवे लाइन और पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन, नंगल ऊना चरारू रेलवे लाइन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको भी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, ये 9 नवंबर 1930 को इनॉग्रेट की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टनल है 103। एक टनल अब टूट गई है तो 102 ही रह गई हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेज हैं 869 और 919 1919। कर्व है मतलब मोड़ इसमें इतने बताए जाते हैं। सबसे लंबी टनल जो है वो बरोग टनल आती है इसमें। इसके जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम था मिस्टर एच.एस. हरिंगटन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसको जुलाई 3, 2008 को शामिल किया गया था। दूसरे नंबर पर आता है पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे गॉज। देखो, ये जो रेलवे लाइन है ये भी नैरो गॉज है। 113 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1926 में स्टार्ट की गई और 1929 में इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसमें जो सबसे लंबा ब्रिज आता है, सबसे लंबा पुल आता है, वो गज नदी के ऊपर आता है, गज खड्ड के ऊपर आता है, गज ब्रिज जिसको कहते हैं। और उसके बाद आता है नंगल ऊना चरारू। ये एक ब्रॉड गॉज है। ये 33 किलोमीटर का है और 1991 ईस्वी में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ट्रैफिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया था 1991 ईस्वी में। और ये जो है ये 33 किलोमीटर लंबा है। ये आप याद रखिए। तीन रेलवे स्टेशन हो गई और एक बिलासपुर भानुपल्ली मनाली रेलवे लाइन है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बाबा कांसीराम जयंती सेलिब्रेटेड? तो बाबा कांसीराम की जयंती कब मनाई जाती है? गिरिराज में बाबा कांसीराम की जयंती के बारे में आया था क्योंकि अभी मनाई गई है, तो 11 जुलाई इसको ऑप्शन ए जो बी जो है वो सही आंसर है। 11 जुलाई को बाबा कांसीराम की जयंती मनाई जाती है। पहले तो देखो हम इम्पोर्टेंट जयंतियाँ हैं, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज की, उनको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बाबा कांसीराम के बारे में। तो देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयंती 7 जुलाई को मनाई जाती है। पहाड़ी दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। यशपाल जयंती 3 दिसंबर को मनाई जाती है। लालचंद प्रार्थी जयंती 3 अप्रैल को मनाई जाती है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जयंती 11 जुलाई को मनाई जाती है। डॉक्टर वाई.एस. परमार जयंती 4 अगस्त को मनाई जाती है। तो ये जयंतियाँ आप याद रखिए कि कब कब कौन जयंतियाँ मनाई जाती हैं। अब देखो, बात कर लेते हैं पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम के बारे में। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम आपको पता है एक फेमस पर्सनैलिटी थी। इनके बारे में वैसे तो कई बार आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। 11 जुलाई 1882 को इनका जन्म जो था वो कांगड़ा जिले के डाडासिबा नामक स्थान पर हुआ था। 1902 में ये जो थे वो स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में कूद गए थे। और 1937 में जो था गदरिया जनसभा हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांसीराम को जो था वो पहाड़ी गांधी का नाम दिया था। सरोजनी नायडू को द्वारा इन्हें पहाड़ी बुलबुल भी कहा गया। 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बेसिक्स आप बाबा कांसीराम के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज टू बूस्ट मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट कल्टिवेशन? देखो, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, एरोमेटिक प्लांट होते हैं, सुगंधित प्लांट होते हैं, उनके लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? उनके लिए एक मिशन चलाया गया है जिस मिशन का क्या नाम है? अरोमा मिशन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अरोमा मिशन चलाया गया है। इसकी बात क्यों हुई? इसकी बात इसलिए हुई थी क्योंकि CSIR हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि पालमपुर में स्थित है, इस संस्थान के द्वारा जो है वो 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इस दौरान जो था वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सुगंधित पौधे जो हैं इनके क्षेत्र में अरोमा मिशन के अंतर्गत संस्थान ने जो है, जो ये संस्थान मैंने आपको बताया, इसने हिमाचल प्रदेश को सुगंध तेल के उत्पादन में एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बंडारू दत्तात्रेय जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा इसकी जो थी वो बात कही गई थी। कहाँ पर? CSRI हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि पालमपुर में स्थित है, उसके स्थापना दिवस के दौरान। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से। तो ये आप यहाँ से याद रखिए। देखो, यहाँ से हम एक और क्वेश्चन डिस्कस भी कर सकते थे जो डिस्कस नहीं किया। वो था कि पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार श्री जयदेव किरण को दिया गया 1986 में। पहाड़ी साहित्य में इनका योगदान जो था उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आप पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन? तो इसका गठन जो था वो हुआ था ऑप्शन बी 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1971 को हुआ। ये आपको पता है। इस आयोग का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? निगम विहार, जो कि शिमला में पड़ता है।
निगम बिहार इस यहाँ पर इसका कार्यालय है। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे जनरल KS कटोच। और कुमारी विमला भगत जो थी वो सबसे कम अवधि तक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष पद पर रही, और ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो थी पहली महिला अध्यक्ष भी जो थी वो बनी थी। इसके अलावा जब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हुई है तो हिप्पा के बारे में भी बात कर लेते हैं। हिप्पा की जो फुल फॉर्म है वो है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1974 में हुई थी। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। यह संस्थान जो है वो शिमला के फेयर लॉन में स्थित है, ये आप याद रखिए। और VK शर्मा जो थे वो हिप्पा के पहले अध्यक्ष जो थे वो बने थे। हिप्पा बिल्डिंग जो है ये हिप्पा बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। इस बिल्डिंग के भवन का निर्माण जो था वो R डिक्सन के द्वारा किया गया था। मैंने बताया आपको कि फेयर लॉन इस बिल्डिंग का नाम है। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है ऑन द लाइंस ऑफ विच टेम्पल हिमाचल हैज़ प्लानिंग टू बिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश के देवस्थलों में किन मंदिरों की तर्ज पर सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की बात कही जा रही है, ये आप कमेंट करके बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।